लखनऊ से पकड़े गए पीएफआई के 2 एजेंट से इस वक्त एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस पूछताछ कर रही है। इसके पहले उत्तर प्रदेश एसटीएफ के सामने इन दोनों एजेंट्स ने कई राज उगले हैं। कैसे ये लोग भोले भाले मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करते थे, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देते थे और दंगा कराने की साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने पीएफआई को लेकर कैमरे पर कई बड़े खुलासे किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि सामाजिक संगठन की आड़ में पीएफआई किस एजेंडे पर काम कर रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गिरफ्तार 2 एजेंट्स यूपी एसटीएफ के सामने नित नए खुलासे कर रहे हैं। इनके मंसूबे कितने डेंजरस थे, कैसी तबाही मचाने की इनकी प्लानिंग थी, आज सबसे पर्दा उठेगा। एसटीएफ ने दावा किया है कि पीएफआई एक बिल्कुल नए मॉड्यूल पर काम कर रहा था। यूपी पुलिस की सूत्रों की माने तो ये मॉड्यूल है पीएफआई के अंडर कवर एजेंट्स की आरएसएस में घुसपैठ कराना। ये घुसपैठ टॉप लेवल नहीं, नीचे के लेवल पर होनी थी। तो क्या पीएफआई के अंडर कवर कमांडो आरएसएस वर्कर बनने वाले थे? पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हमने यूपी एसटीएफ के सीनियर अधिकारियों से बात की तो सूत्रों से हमें ये पता चला कि पीएफआई के लोग हिंदू संगठनों यानी कि आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठनों में घुसना चाह रहे थे, घुसपैठ करना चाह रहे थे और उसी दौरान वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी इन सब मंसूबों में कामयाब होते, यूपी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा करते हुए पीएफआई के 2 एक्सट्रीम मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया है। देश भर को घाव देने की तैयारी करने वाले, देश की आबो हवा में बारूद की गंध फैलाने की मंशा वाले लखनऊ से गिरफ्तार पीएफआई के एजेंट्स अंसद बदरुद्दीन और फिरोज खान से बेहद संवेदनशील जानकारी मिली है। अंसद और फिरोज ने जो सच एसटीएफ के सामने उगला है, उसकी पूरी डिटेल यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने कैमरे पर दी। इसमें कोई शक नहीं कि रऊफ के माध्यम से और इन दोनों अन्य लोगों को जिनको हमने गिरफ्तार किया है, इनके बातों को क्रॉस चेक करने से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग नेचर की है। अंसद और फिरोज, इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। कुछ जानकारियां इन्होंने स्वयं दी और कुछ अन्य पीएफआई के लोगों से की जो इंट्रोगेशन थी और उनसे जो रेवलेशंस हुए थे, उससे हम लोगों को जानकारी हो रही है कि देयर इंटेंशंस वर वेरी डेंजरस। यूपी एसटीएफ का दावा है कि पीएफआई दंगे कराने के लिए बाकायदा एक आर्म्ड स्क्वाड बनाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए पीएफआई के सक्रिय एजेंट्स यूपी में हट्टे कट्टे लड़कों को बरगलाकर उन्हें हथियार मुहैया कराने की प्लानिंग कर रहे थे। इन लड़कों को हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। गिरफ्तार आतंकियों के पास से मिले खतरनाक हथियार भी इस बात की तस्दीक करते हैं। पीएफआई के मंसूबे कितने खतरनाक थे, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे देश भर में ये दोनों एक्सट्रीम मेंबर्स ट्रैवल कर चुके थे और इस दौरान ये नए नए स्क्वाड्स की भर्ती कर रहे थे और 25-25 के समूहों में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे और उन्हें बाकायदा बरगलाया जा रहा था, देश के खिलाफ भड़काया जा रहा था। इन्हें यह भी ट्रेन किया गया था कि ज़रूरत पड़ने पर ये अपनी साथी की किस तरीके से मदद करेंगे और किस तरीके से 25-25 के स्क्वाड में मौके से फरार हो जाएंगे। इनको ये तक सूचना दी गई थी कि अगर इनका कोई भी लीडर गिरफ्तार होता है तो ये 25 लोग अलग अलग जगहों पर चले जाएंगे ताकि बाकी बचे हुए स्क्वाड पर पुलिस या कोई भी एजेंसी नजर न रख सके। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि कैसे पीएफआई सोशल फैब्रिक को छिन्न भिन्न करने की योजना बना रहा था। पुलिस के मुताबिक इसके लिए पीएफआई कम उम्र के लड़कों का ब्रेन वॉश कर रहा था। शहर दर शहर ऐसे लड़कों की भर्ती के लिए उन्हें कांटेक्ट किया जा रहा था। ये ऐसे लड़कों का स्क्वाड बनाते हैं जो गलिबल हैं, जिनके माइंड्स को ब्रेन वॉश किया जा सकता है और उसके बाद फिर वो इनकी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में से एक तरह से बह जाते हैं और इनके लिए काम करने लगते हैं। कोई भी सोशली कंस्ट्रक्टिव काम करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस प्रकार के उल्टे सीधे काम में जल्दी सफलता मिलती है।
इसी फैक्ट का ये फ़ायदा उठा रहे थे और अलग अलग जगह अपने स्क्वाड्स बना रहे थे। इन्वेस्टिगेशंस बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर रही है। बहुत सारी जानकारियां हमें मिल रही हैं, लेकिन उन जानकारियों को मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि इनके जो नेटवर्क्स हैं, इनके जो इंटेंशंस हैं, वो एक बार रिवील हो गए तो इनको रोकने में ये सभी सहायक होंगे। यह भी दावा किया जा रहा है कि सामाजिक संगठन होने की आड़ में पीएफआई एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में जुटा हुआ था और जरिया के तौर पर भोले भाले मुस्लिम युवकों को गुमराह कर उन्हें अपने हेट एजेंडा के लिए इस्तेमाल करने वाला था। पूरे देश में घूम रहे थे। इनका काम जनपदों में स्क्वाड बनाना, उन स्क्वाड्स को ट्रेन करना, उनको आर्म करना और उसके बाद फिर उनसे ऐसे काम कराना जो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी सोशल फैब्रिक के लिए बहुत ही डेंजरस होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इनके नेटवर्क के बारे में काफ़ी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस को हो गई है और इनके इंटेंशंस, इनके कार्यप्रणाली आदि के बारे में भी जानकारी हो गई है। अन्य स्टेट की पुलिस के साथ भी हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और सभी एजेंसीज जो काम करती हैं ऐसे डिसरप्टिव एलिमेंट्स के विरुद्ध। पीएफआई पर इल्जाम है कि वो देश में नफरत के बीज बोकर हिंदू मुसलमान को लड़ाने के मकसद के लिए साजिशों का बड़ा जाल बुन रहा था। यूपीएसटीएफ ने दावा किया है कि पीएफआई की साजिशों के तार किसी एक शहर से नहीं जुड़े थे। अलग अलग शहरों में पीएफआई दंगे की प्लानिंग कर रहा था। पीएफआई एजेंट्स अंसद और फिरोज यूपी में दंगाइयों के संपर्क में थे। जिस प्रकार के काम ये करने का प्लान कर रहे थे उससे सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होता, राइट्स होते और राइट्स की भी तैयारी इन लोगों ने कर रखी थी। कई राइट्स में इन्होंने हिस्सा भी लिया है, कई राइट्स को सपोर्ट किया है। जो राइटर्स थे, जो आइडेंटिफाइड राइटर्स कई स्थानों पर हैं, उनसे ये डायरेक्ट टच में भी रहे हैं। तो इनकी इंटेंशंस जो है वो लगभग क्लियर हैं। इनके काम करने के तरीकों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है और जो इनका नेटवर्क है वो भी रिवील हुआ है। आगे भी बहुत काम की आवश्यकता है। अभी काम की शुरुआत ही हुई है। सवाल है कि क्या पीएफआई देश के ताने बाने को तहस नहस कर उसमें मजहबी दीवार खड़ी करने और फूट डालने की कुचेष्टा में संलग्न दिख रहा है? क्या पीएफआई दंगा की स्क्रिप्ट तैयार कर चुका था? यूपीएसटीएफ ने जब पीएफआई से जुड़ी हुई सभी परतों को खंगालना शुरू किया तो ये बात भी सामने आई कि ये सभी एक्सट्रीम हार्डकोर मेंबर्स लगातार उन लोगों के संपर्क में थे जो दरअसल दंगों में शामिल रह चुके हैं। यानी कि इन्होंने अपनी ये भी तैयारी कर रखी है कि किस तरीके से दंगे में शामिल होना है और बलवा हो जाने के बाद कैसे उससे खुद को अलग करना है ताकि एजेंसीज की नज़र इन तक ना पहुंच पाए। पूछताछ में यह भी पता लगा है कि ये लोग दंगा करने वालों के लगातार डायरेक्ट संपर्क में थे। इस बीच यूपीएसटीएफ ने रऊफ को भी मथुरा से हिरासत में लिया है और मथुरा से हिरासत में आने के बाद रऊफ ने यूपीएसटीएफ को बताया है कि पकड़े गए दोनों हार्डकोर मेंबर्स बम बनाने के साथ साथ हथियारों की ट्रेनिंग देने में बेहद एक्सपर्ट हैं। तो क्या पीएफआई अब एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो चुका है? अब सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि पीएफआई ने कई स्क्वाड बना रखे हैं, उन्हें आर्म्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जाहिर तौर पर यह कोई सामाजिक काम नहीं है। लिहाजा यूपीएसटीएफ की नजर पीएफआई एजेंट्स के संख्या बल पर नहीं, ब्रेन वॉश करने वाले उन लीडर्स पर है जो अपनी दुकान चलाने के लिए शहर दर शहर नफरत का कारोबार कर रहे हैं। संख्या बल का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। इनकी जो लीडरशिप है और जो इस प्रकार के मोटिवेटर्स हैं जो घूम घूम करके नए लड़कों को मोटिवेट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कराते हैं और उन्हें उल्टे सीधे कामों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आवश्यक है। जो ये सेल्स इन्होंने बनाए हैं, स्क्वाड्स बनाए हैं, उनको तो इनको भी हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना आवश्यक है।
एसटीएफ के इन खुलासों से पीएफआई का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। यूपी एसटीएफ की नजर पकड़े गए पीएफआई के सिर्फ 2 एजेंट्स पर नहीं है, बल्कि एसटीएफ अलग अलग राज्यों में पीएफआई की हेट स्पीच पर भी नजर रख रही है, जो बेंगलुरु में पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने दिए, उज्जैन में मुफ्ती हनीफ अहरार ने दिए, मालेगांव में इरफान दौलत नदवी ने दिए। यूपी एसटीएफ के एडीजी ने साफ कहा कि ये हेट स्पीच सिर्फ वानगी है। ये जो स्पीच ये ओपन में दे रहे हैं वो तो उसकी एक वानगी भर है, लेकिन सारी बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, और लेकिन उसको हम जो भी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उनको हम इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पीएफआई के लीडर्स हेट स्पीच के जरिए ही सांप्रदायिक सौहार्द में आग लगाने की साजिश रच रहे हैं। यूपी से लेकर एमपी तक पीएफआई के लीडर्स जहरीली बोली बोल रहे हैं। अपने स्थापना दिवस यानी 17 फरवरी को उज्जैन में पीएफआई के मुफ्ती हनीफ अहरार ने भाषण दिया। इस भाषण के बाद शांति प्रिय उज्जैन में माहौल कैसा है, ग्राउंड जीरो पर संवाददाता अनुराग अमिताभ ने समझना चाहा। पीएफआई एक बार फिर विवाद में है। इस बार विवाद की वजह है मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ऐसा जलसा करना जिसके चलते पूरे प्रदेश का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो चुका है। तमाम हिंदू संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल इस तकरीर में जो यहाँ पर उज्जैन के इस नागौरी इलाके में हुई है, उस तकरीर में तमाम ऐसी विवादास्पद बातें कही गई हैं, भड़काऊ बयान दिए गए हैं, जिसके चलते न केवल हिंदू संगठन बल्कि प्रशासन समेत तमाम जो पुलिस है, प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं तनाव में है, क्योंकि इन भाषणों में खुलकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं तनाव, जो मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, उस मध्य प्रदेश के शांति के टापू में कहीं ना कहीं तनाव की बात नजर आ रही है। पीएफआई के स्थापना दिवस पर जलसे की इजाजत को लेकर हमने सीधा सवाल उज्जैन के डीएम से पूछा। संबंधित संगठन की श्रेणी में नहीं आता है, तो अनुमति देना इस प्रकार से कहीं पर भी कोई इसमें इलीगलिटी नहीं है। और जब वो कार्यक्रम हो रहा था उस समय पुलिस बल प्रॉपर तरीके से वहाँ पर मौजूद था, सारी चीज़ों पे नज़र रखी जा रही थी। अगर कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं तो विधिवत जांच करके हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी तक की जो स्थिति है उसमें धारा 188 का एक केस दर्ज किया जा चुका है और आगे की जाँच जारी है। उज्जैन को पीएफआई ने जलसे के लिए क्यों चुना और जो भीड़ बुलाई गई थी उसमें उज्जैन के स्थानीय लोग ही शामिल थे या सोची समझी रणनीति के तहत पीएफआई ने बाहर से लोगों को बुलाया था? उज्जैन के एसपी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। उनके रेजिंग डे के संदर्भ में एक परमिशन उनके लिए जारी हुई थी, जिसमें उनके द्वारा एक पब्लिक मीटिंग के आयोजन की बात की गई थी। वो आयोजन के दौरान कुछ वीडियो फुटेज हमारे पास अभी आए हैं, उन वीडियो फुटेजेस को हम एग्जामिन कर रहे हैं। हमने उसमें एक प्रकरण दर्ज कर लिया है। प्रकरण चूँकि उनके जो कंडीशंस जिनके अंतर्गत उनको कार्यक्रम आयोजित करना था उनका वायलेशन हुआ है, वो कर रहे हैं। और ये मुद्दा भी हमारे पास इसमें जाँच में रहेगा कि उनके द्वारा क्या बोला गया और किस तरह की बातें कही गई। केरल में गठित पीएफआई असल में अब उत्तर भारत में पैर फैलाने के फिराक में है और इसके लिए उसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। शहरों में जलसे आयोजित करना, भीड़ बुलाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, मुस्लिम युवकों के दिलो दिमाग में डर भरकर उन्हें नफरत का खेल खेलने के लिए तैयार करना। उत्तर हो या दक्षिण, पीएफआई बरगद के पेड़ की तरह अपनी जड़ें पूरे देश में फैला रहा है। केरल को पीएफआई का गढ़ माना जाता है। 2006 में केरल में ही इसकी नींव पड़ी थी। अपने स्थापना दिवस पर पीएफआई के यूनिटी मार्च की स्ट्रेटजी क्या है? क्या यह सिर्फ एक दिन का मार्च है या देश के मुसलमानों में मोदी और आरएसएस का खौफ भरने की सोची समझी साजिश? पीएफआई के गढ़ से इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। मल्लपुरम केरल, कासरगोड केरल, इडुक्की केरल, कोट्टायम केरल, उल्लाल मैंगलुरु कर्नाटक, सुलिया कर्नाटक, मयिलादुथुराई तमिलनाडु। सेना की तरह सड़क पर परेड, सिर पर टोपी, कंधों पर सितारे और सितारों पर लिखा पॉपुलर फ्रंट। यूनिटी मार्च तो बस ट्रेलर है। पीएफआई की पूरी टेरर पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। इसे देख आपको अंदाजा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर कितने कट्टर दुश्मनों से है।
केरल के कासरगोड में पीएफआई ने अपने स्थापना दिवस पर मार्च निकाला। पीएफआई के कार्यकर्ता फौजी लिबास में सड़कों पर उतरे। सड़क पर बड़े छोटे लड़के लड़की सब उतरे। नाम दिया यूनिटी मार्च। लेकिन यूनिटी मार्च के नाम पर कैसे कैसे डेंजर टॉक हुए, देख लीजिए। ये पीएफआई का लेडी विंग है। साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन जुबान पर नफरत का नारा। दिखाने के लिए तो पीएफआई का ये कार्यक्रम साल में एक बार होता है, 17 फरवरी को, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर। लेकिन क्या अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए पीएफआई की मशीनरी पूरे साल लगी रहती है? कैसे साल के 365 दिन एक्टिव रहती है? इसका पता लगाने इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। जिस कासरगोड में हम खड़े हैं, यहाँ पर पीएफआई का दबदबा काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ के इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल के सरगना अब्दुल राशिद ने भी ये कहा है कि पीएफआई मुस्लिमों को जिहाद के लिए उकसाता है। राशिद यहाँ से तकरीबन 2 दर्जन लोगों को आईएसआईएस का लड़ाका बनाकर सीरिया ले गया था। इनमें से अधिकांश लोगों की फोर्सेस के हमले में मौत हो गई और कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया। सवाल है, क्या पीएफआई ने केरल को पूरी तरह इस्लामिक स्टेट बनाने का मंसूबा पाल रखा है? केरल में बहुत गहराई तक जड़ें जमा चुकी पीएफआई के आईएसआईएस कनेक्शन का भी खुलासा हो चुका है। केरल से निकलकर पीएफआई बरगद के पेड़ की तरह अपनी जड़ें पूरे देश में फैला रहा है। आरोप यह भी है कि पीएफआई केरल को पूरी तरह इस्लामिक राज्य में बदल देना चाहता है। पीएफआई का इतिहास केरल में बहुत डरावना है। लोगों को सीरिया के आईएसआईएस वाला आतंक याद आ रहा है। आईएसआईएस का कासरगोड मॉड्यूल का खौफ याद आ रहा है। इस्लामिक स्टेट के कासरगोड मॉड्यूल के सरगना अब्दुल राशिद ने खुद ये बताया है कि पीएफआई वो संस्था है जो मुस्लिमों को जिहाद के लिए भड़काती है। साल 2018 में खुफिया एजेंसियों ने एक टेप इंटरसेप्ट किया था जिसमें अब्दुल राशिद को ये कहते सुना गया कि पीएफआई के लोग, जो लोग इस्लाम के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई के लिए मदद करने, एसडीपीआई को फंड करने का आग्रह करती है, जबकि जो लोग इस्लाम के प्रति कट्टर विचारधारा रखते हैं उन्हें आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के लिए और दूसरे आतंकी संगठनों के लिए जिहाद करने के लिए उकसाया जाता है। इस्लामिक स्टेट का कासरगोड मॉड्यूल क्या है, इसे बारीकी से समझने के लिए कासरगोड से आईएसआईएस में शामिल हुए अब्दुल राशिद के खुलासे को ठीक से समझना होगा। अब्दुल राशिद के इंटरसेप्ट हुए बयान से पीएफआई के जिहादी सोच का मुजाहिरा 2018 में ही हो चुका है। कैसे देश के मुसलमानों को पीएफआई अपने रडार पर रखती है। जो इस्लाम के प्रति नर्म सोच रखते हैं उन्हें अपनी सियासी पार्टी एसडीपीआई से जोड़ते हैं। पार्टी के लिए फंड जुटाने के काम में लगाया जाता है। जो कट्टर सोच वाले होते हैं उन्हें दहशतगर्दी के काम से जोड़ा जाता है, आतंकी संगठनों से अटैच करते हैं। यानी एक तरफ दहशतगर्दी वाला एजेंडा और दूसरी ओर यूनिटी मार्च। पीएफआई का ये रक्त चरित्र नहीं है तो और क्या है। अपने इसी जिहाद कॉरिडोर का डोर खोलने के लिए वो यूनिटी मार्च करते हैं। जलसा के नाम पर मुसलमान भाईजानों का ब्रेन वॉश करते हैं। രാജ്യത്തെ തീവ്രവാദികൾ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമുകളല്ല, രാജ്യത്തെ ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പള്ളികളല്ല, ഈ രാജ്യത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മദ്രസകളല്ല, മറിച്ച് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലൊന്നടങ്കം ഉച്ചത്തിൽ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടുത്തെ ആർഎസ്എസ് ആണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടുത്തെ ആർഎസ്എസ് ആണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മതരാഷ്ട്രവാദ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടുത്തെ ആർഎസ്എസ് ആണ്. ആർഎസ്എസിനെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സമാധാനം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകൾ മുഴുവനും കൃത്യമായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. पीएफआई ने स्थापना दिवस पर केरल में 18 जगह, कर्नाटक में 2 जगह, तमिलनाडु में 2 जगह यानी साउथ के 3 राज्यों में कुल 22 स्पॉट पर यूनिटी मार्च किया। ठिकाने भले ही 22 थे लेकिन टारगेट सिर्फ एक रहा, पीएम मोदी और आरएसएस। केरल के 14 जिलों की 20 जगहों पर पीएफआई ने यूनिटी मार्च किया। मलाबार रीजन जहां पर पीएफआई की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है, जैसे कासरगोड जहां पर मैं खड़ा हूं, इसके अलावा
मलप्पुरम, कन्नूर, कोड़िकोड ऐसी जगहों पर बड़ी तादाद में भीड़ जुटाई गई। इसके अलावा केरल के कोल्लम और इडुक्की में भी पीएफआई के यूनिटी मार्च में ज़बरदस्त लोगों की भीड़ देखने को मिली। केरल की 18 जगहों के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में भी 4 जगहों पर यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। 22 ठिकानों पर आयोजित हुए यूनिटी मार्च के बाद जो जनसभा हुई उसमें सभी जगह से एक सुर में एक ही बात कही गई। वो बात ये थी कि आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए एक बड़ा खतरा हैं। पीएफआई के लोग मुसलमानों के जहन में आरएसएस के खिलाफ जहर घोलने के काम में लगे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ पीएफआई नाम की एक नई कट्टरवादी फौज तैयार हो चुकी है, जिसे स्थापना दिवस के बहाने सड़कों पर उतारकर मिलिट्री की शक्ल दी जाती है। केरल के ही मलप्पुरम में देखिए कैसे परेड किया गया। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे कोई बहुत बड़ा भारी भरकम जुलूस निकल रहा हो। ये पूरा एक्शन, पूरा ड्रामा और तमाशा इसलिए किया गया ताकि कैमरे पर एक ट्रेलर शूट हो सके, लोगों के दिमाग में अपनी कट्टर सोच को भरा जा सके। केरल के मलप्पुरम में मार्च के बाद पीएफआई चेयरमैन OMA अब्दुल सलाम ने कैसे यूनिटी के नाम पर जुटाए जलसे में भड़काऊ बातें की, सुन लीजिए। ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ മുക്കിൽ നിന്നും ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കാണുന്ന ഉച്ചത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും നഗരങ്ങളിലും തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്നും ജിന്ദാബാദ് എന്ന് ഉറക്കെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ മാത്രം അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ സമ്മതിക്കാത്ത, അവരെ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കുകയും ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും തമ്മിലടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്ക്, RSS നയിക്കുന്ന ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്ക് അവർക്ക് സഹിക്കുമായിരുന്നില്ല. पीएफआई के नेता भले ही ये दावा करें कि उनका आतंकी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पिछले 5 सालों में केरल में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिससे ये साफ होता है कि पीएफआई का कनेक्शन आतंक से जुड़ा हुआ है। साल 2017 में कन्नूर पुलिस ने 6 ऐसे मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया था जो ISIS के आतंकी थे और पीएफआई के एक्टिव मेंबर भी थे। पीएफआई की फुल क्राइम कुंडली को जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर पीएफआई ने सबसे पहले केरल को ही अपनी प्रयोगशाला क्यों बनाया। केरल एक ऐसा राज्य है जहां 27% मुस्लिम आबादी है और 18% ईसाई आबादी है। उनका एजेंडा है वो ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण करना चाहते हैं। ऐसे ही केरल राज्य में जनसंख्या का अनुपात बदल चुका है। केरल में ही साल 1921 में मोपला दंगे हुए थे। पीएफआई खुले तौर पर कहता है कि 2021 में 1921 को रिपीट करना है। 1921 की तलवारें हमने अरब सागर में नहीं फेंकी है, हमारे पास अभी भी है। पहली बार साल 2006 में उस वक्त पीएफआई का नाम चर्चा में आया जब उसने दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी। इसके बाद साल 2012 में पीएफआई ने उस वक्त पूरे देश में सुर्खियां बटोरी जब पीएफआई ने केरल में स्वतंत्रता दिवस के दिन आजादी मार्च निकाला। उसी साल 2012 में केरल में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। तब सुरक्षा एजेंसियों ने केरल हाईकोर्ट में क्या बयान दिया था, इसे भी जान लीजिए। केरल के चरमपंथी इस्लामिक संगठन नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट पर पाबंदी लगने के बाद ही पीएफआई की स्थापना हुई थी। पीएफआई के आतंकी कनेक्शंस की जांच कर रही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने केरल हाईकोर्ट में भी ये कहा है कि एनडीएफ के लोगों ने ही पीएफआई को बनाया था और उस वक्त उनका एक मकसद आरएसएस के खिलाफ जिहाद भी छेड़ना था। माना जाता है कि केरल में इस्लामिक चरमपंथी संगठन नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ पर पाबंदी लगने के फौरन बाद ही पीएफआई को बनाया गया। पीएफआई खुद को एक गैर सरकारी संगठन बताता है। 2006 में केरल से पीएफआई की नींव रखी गई थी। 17 फरवरी 2007 में बेंगलुरु से पीएफआई ने अपने संगठन का ऐलान किया था। पीएफआई का मोटो है नया हिंदुस्तान। करीब 14 साल में पीएफआई 17 से अधिक राज्यों में अपने आप को स्थापित कर चुका है। खासकर दक्षिण राज्यों में पीएफआई की पकड़ काफी मजबूत है। पीएफआई के बारे में कहा जाता है कि उसके मुखौटे को पहनकर सिमी लौट आई है। एनडीएफ लौट आया है जो फ्रंट पर अल्पसंख्यकों का रहनुमा बनने का दिखावा करता है और अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए सामाजिक संगठन का चोला पहना हुआ है।
इसके मुस्लिम बहुल इलाकों में गरीबों की मदद करने के पीछे की स्ट्रैटेजी उन्हें पीएफआई से जोड़ना है और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है।